हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल SCS एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम लोग अभी सोशल साइंस की पढ़ाई करते हैं 8वीं में, तो हम लोग सोशल साइंस के वीडियो आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तो हम लोग अभी जो है ज्योग्राफी की पढ़ाई कर रहे हैं और आपको इस वीडियो में ज्योग्राफी के चैप्टर 3 जो हमारा है निर्माण उद्योग, उसके बारे में बताया जाएगा और ये हमारे लेक्चर का पार्ट 2 है। अगर आप इसके पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके आप हमारे पार्ट 1 वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप सभी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप वहां पर क्लिक करके डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे कच्चे माल के स्रोत के आधार पर जो हम लोग पढ़ रहे थे, खनिज कितने प्रकार के होते हैं, मतलब उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग पिछले क्लास में कृषि आधारित उद्योग देखे थे। कच्चे माल के स्रोत के आधार पर हम लोग कृषि आधारित उद्योग देखे थे। आज के इस वीडियो में जो हम लोग चर्चा करेंगे वो आपका है खनिज आधारित उद्योग। आज के इस वीडियो में आपको खनिज आधारित उद्योग के बारे में बताया जाएगा कि खनिज आधारित उद्योग क्या है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। तो आप हमारे वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग खनिज आधारित उद्योग को समझते हैं। तो ऐसे उद्योग जो अपने कच्चे माल के लिए खनिजों पर निर्भर होते हैं, खनिज आधारित उद्योग के स्वरूप होते हैं ऐसे उद्योग जो अपने कच्चे माल के लिए खनिजों पर निर्भर रहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खनिज आधारित उद्योग। एग्जाम्पल फॉर आप ले सकते हैं लौह एवं इस्पात उद्योग, सीमेंट तथा रासायनिक उद्योग इसके उदाहरण हैं। खनिज आधारित उद्योग में किसके उदाहरण, लौह एवं इस्पात, सीमेंट, रासायनिक उद्योग, ये सब जो है हमारे खनिज आधारित उद्योग के अंतर्गत आते हैं। ऐसे उद्योग जो है कच्चे माल के लिए खनिज पर निर्भर रहते हैं। जैसे अब हम लोग समझते हैं इसमें लौह एवं इस्पात उद्योग। पहला हमारा लौह एवं इस्पात उद्योग, हम लोग इसी के सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं लौह एवं इस्पात उद्योग के बारे में। तो हम लोग इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट सबको देखते हैं, जिससे आपका एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन सकता है। क्योंकि मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट इसलिए बताता हूं ताकि अगर आपको से सब्जेक्टिव पूछा जाए तो आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर दे सके, अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा गया तो आप लोग ऑब्जेक्टिव भी दे सके। तो लौह एवं इस्पात उद्योग, भारत में लौह एवं इस्पात का पहला कारखाना 1830 ईस्वी में पोर्टोनोवा नामक स्थान पर तमिलनाडु में लगाया गया था। भारत में पहला लौह इस्पात उद्योग कहाँ लगा था? भारत में पहला लौह इस्पात कारखाना जो है वो 1830 ईस्वी में पोर्टोनोवा नामक स्थान पर जो तमिलनाडु में पड़ता है वहां स्थापित किया गया था। परंतु जो है इसका स्थानीयकरण के अनुकूल कारकों की कमी के कारण इन्हें बंद करना पड़ा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उद्योग स्थापित करने के लिए मानवीय कारक एवं भौतिक कारक दोनों की जरूरत होती है, तो वहां दोनों में से किसी की कमी रही थी, जिस कारण ये जो है बंद हो गया। उसके बाद जो है इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन सन 1907 ईस्वी, मतलब आप लोग 77 साल के बाद जो है टाटा आयरन एंड स्टील, टाटा आयरन एवं स्टील, इसको लिख लीजिए, स्टील कंपनी के द्वारा जमशेदपुर में कारखाना की स्थापना के साथ हुआ। देश में पहला जो है लौह इस्पात उद्योग जो बड़े पैमाने पर उत्पादन करता था, उसकी स्थापना सन 1907 ईस्वी में की गई थी, जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी द्वारा जमशेदपुर में कारखाना में स्थापना किया गया था। और जमशेदपुर को भारत का बड़बीधम कहा जाता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा कि भारत का बड़बीधम किसे कहा जाता है, तो आप लोग बताइएगा जमशेदपुर को। जमशेदपुर को भारत का बड़बीधम कहा जाता है। आप लोग इस पॉइंट को याद रखेंगे, जमशेदपुर को भारत का बड़बीधम कहा जाता है। अब दूसरा इसमें आता है हमारा एल्युमिनियम उद्योग। दूसरा हमारा क्या आता है, एल्युमिनियम उद्योग क्या होता है? तो यह भारत का दूसरा महत्वपूर्ण उद्योग है। लौह एवं इस्पात उद्योग के बाद जो है एल्युमिनियम उद्योग भारत का दूसरा महत्वपूर्ण उद्योग है। आज देश में 8 प्रमुख एल्युमिनियम संयंत्र है। आज देश में कितने, 8 जो है टोटल प्रमुख एल्युमिनियम के संयंत्र हमारे देश में लगे हुए हैं। अब हमारा इसमें तीसरा आता है तांबा। तीसरा आता है हमारा तांबा प्रगलन उद्योग। तीसरा हमारा क्या आता है, तांबा प्रगलन उद्योग। भारत में तांबा प्रगलन संयंत्र जो है भारतीय तांबा निगम द्वारा घाटशिला नामक स्थान जो अभी झारखंड में पड़ता है वहां स्थापित किया गया था। अगर आपसे कोई पूछा तांबा का पहला प्रगलन संयंत्र कहाँ लगाया था, तो आप बताइएगा वह भारतीय तांबा निगम के द्वारा घाटशिला नामक स्थान जो झारखंड में पड़ता है वहां लगाया गया था। भारत में सबसे पुरानी तांबे की खान राजस्थान के खेतरी नामक स्थान पर है। ये आपका एक इम्पोर्टेंट जो है जनरल नॉलेज के लिए बन सकता है। भारत में जो है सबसे पुरानी तांबे की जो खान है
वो राजस्थान के खेतरी नामक स्थान पर है। भारत का सबसे पुरानी तांबे की कारखाना राजस्थान के खेतरी नामक स्थान पर है। अब इसमें आता है हमारा चौथा उर्वरक उद्योग। चौथा हमारा क्या आता है? उर्वरक उद्योग। तो उर्वरक उद्योग में जो है, उर्वरक उद्योग का जो पहला संयंत्र है वो 1906 में रानीपेट जो तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। भारत का पहला उर्वरक संयंत्र जो है 1906 ईस्वी में रानीपेट जो तमिलनाडु में पड़ता है वहां स्थापित किया गया था। अब हम अपने नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है रासायनिक उद्योग। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट इसमें हमारा है सीमेंट उद्योग। नेक्स्ट क्या है हमारा? सीमेंट उद्योग क्या होता है? सीमेंट उद्योग हम लोग किसको बोलते हैं? तो जैसा कि आपको स्पष्ट है, सीमेंट से मतलब जो हम लोग घर निर्माण के लिए, तो आवास निर्माण एवं देश की ढांचागत क्षेत्र में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है सीमेंट की। भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश है। अगर आपसे पूछा विश्व का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश जो है वो हमारा भारत है, तो भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश है। आप सभी अपने पॉइंट को बाय पॉइंट याद करते जाएंगे ताकि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश है। पहला सीमेंट संयंत्र जो है वो 1904 ईस्वी में चेन्नई में स्थापित किया गया था। पहला सीमेंट संयंत्र जो है कब स्थापित किया गया था? पहला सीमेंट संयंत्र सन 1904 ईस्वी में चेन्नई में स्थापित किया गया था। अगर आपसे पूछा गया कि पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था तो आप बताइएगा। पहला सीमेंट संयंत्र जो है 1904 ईस्वी में चेन्नई में स्थापित किया गया था। इस उद्योग का जो विस्तार है वो मुक्त स्वतंत्रता के बाद हुआ। सीमेंट उद्योग का जो विस्तार है वो मुक्त जो है स्वतंत्रता के बाद हुआ। और आज देश में इस समय देश में टोटल 159 आज देश में 159 बड़े तथा 332 से अधिक छोटे सीमेंट सत्तर है, मतलब तो संयंत्र है। मतलब 169 बड़े पैमाने पर उत्पादन करता है और 332 जो है वो छोटे पैमाने पर उत्पन्न करता है। ये रिपोर्ट हमारा 2008 के अनुसार है। किसके अनुसार? 2008 के अनुसार। अब हमारा थर्ड जो है वो है तैयार माल के आधार पर आधारभूत संरचना एवं उपकरण उद्योग। जो तैयार माल है हमको उसके आधार पर हम लोग समझते हैं। तो तैयार माल आधारित संरचना एवं उपकरण उद्योग। तो तैयार का माल के मतलब हो गया जो माल पहले से तैयार है उसको सिर्फ संरचना करना। तो इसमें पहला आता है हमारा परिवहन उपकरण उद्योग। तैयार माल आधारित जो संरचना होती है तो सबसे पहला आता है हमारा परिवहन उपकरण उद्योग। तो हम लोग इसको समझते हैं परिवहन उपकरण उद्योग क्या है। तो परिवहन उपकरण उद्योग में सबसे पहले हमारा आता है रेलवे। परिवहन उपकरण उद्योग में सबसे पहले हमारा क्या आता है? सबसे पहला आता है हमारा रेलवे। तो रेलवे बड़ी लाइन वाले विद्युत चलित इंजन पश्चिम बंगाल में स्थित चित्तरंजन के लोकोमोटिव वर्क्स में बनाए जाते हैं। अगर आपसे कोई पूछा तो परिवहन उपकरण उद्योग कहाँ है हम लोग इसके बारे में जान रहे हैं। तो परिवहन उपकरण उद्योग, परिवहन में हमारा सबसे पहले आ गया रेलवे। तो रेलवे में जो है बड़ी लाइन, रेलवे की जो बड़ी लाइन है उसके विद्युत चलित इंजन, जो उसका इंजन चलता है विद्युत से, वो पश्चिम बंगाल में जो है आपका एक जगह है चित्तरंजन के लोकोमोटिव वर्क्स में बनाए जाते हैं। बनारसी में डीजल चलित रेल इंजनों की बनाने की कारखाना। अगर आपसे कोई पूछा कि डीजल चलित रेल इंजन कारखाना कहाँ है तो आप बताइएगा बनारसी में। और सवारी के डिब्बे, सवारी जो गाड़ी होते हैं उसके डिब्बे पेराम्बूर, बेंगलोर, कपूरथला और कलकत्ता में बनाए जाते हैं। सवारी गाड़ी के जो डिब्बे वो कहाँ बनाए जाते हैं? पेराम्बूर, बेंगलोर, कपूरथला और कलकत्ता में बनाए जाते हैं। मुंगेर जिले के जमालपुर में वर्कशॉप है जो एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है। जो मुंगेर कहाँ पड़ता है? बिहार में। तो मुंगेर जिले के जमालपुर, मुंगेर जिले में एक जमालपुर नाम का जगह है जहाँ रेलवे का एक वर्कशॉप है जो एशिया का सबसे बड़ा और पुराना रेलवे वर्कशॉप है। एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप जो है वो हमारा मुंगेर जिले के जमालपुर में है, जमालपुर वर्कशॉप में है। अब दूसरा जो आता है वो तैयार माल के आधारित पे जो उसमें आता है परिवहन, तैयार माल के आधारित संरचना जो परिवहन उपकरण उद्योग है उसके अंदर जो दूसरा आता है वो हमारा आता है मोटर गाड़ी उद्योग। दूसरा क्या आता है? मोटर गाड़ी उद्योग। तो सड़क परिवहन रेल परिवहन की तुलना में अधिक व्यापक है। तो इस समय मोटर वाहन जैसे ट्रक, बस, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर आदि बड़े संख्या में निर्मित किया जाता है। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, टाटा इंजीनियरिंग एवं लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड जो है
भारत में मध्यम तथा भारी व्यापारिक वाहनों का निर्माण करते हैं। ये याद रखिएगा, नाम टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव जो है कंपनी भारत में मध्यम तथा भारी व्यापारिक वाहनों का मुख्य उत्पादक है। उसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा नासिक जो है स्कॉर्पियो तथा बोलेरो का निर्माण करता है। टाटा नैनो कार जो है कंपनी सस्ता, गुजरात में सस्ती कार बनाती है। टाटा नैनो कंपनी जो है कहाँ, गुजरात में सस्ती कार बनाती है। अगर आपसे कोई पूछा कि सबसे सस्ती कार कौन बनाती है तो आप बोलिएगा टाटा नैनो। अब इसी में आता है परिवहन उपकरण उद्योग में तीसरा आता है हमारा पोत निर्माण उद्योग। तीसरा हमारा क्या आता है, पोत निर्माण उद्योग। तो आज पोत निर्माण उद्योग जो एक बड़ा उद्योग है, इस उद्योग के लिए विशाल पूंजी की आवश्यकता होती है। तो अगर हम पोत निर्माण का अगर कहीं फैक्ट्री लगाते हैं तो हमको उसके लिए एक विशाल पूंजी चाहिए। इस समय देश में पोत निर्माण के 5 प्रमुख केंद्र है। इस समय देश में कितने, इस समय देश में टोटल 5 प्रमुख केंद्र है पोत निर्माण के। अब हम लोग सेकेंड समझते हैं वायुयान उद्योग। सेकेंड हमारा क्या है, वायुयान उद्योग। तो इसके अलावा पहला कारखाना हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड बेंगलुरु ने 1904 में लगाया था। वायुयान उद्योग का जो है पहला कारखाना हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड। आपसे कोई पूछा कि वायुयान उद्योग का सबसे पहला कारखाना कहाँ लगा था तो आप बताइएगा। इसका पहला कारखाना हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड बेंगलोर में 1904 ईस्वी में लगाया गया था। कब, 1904 ईस्वी में। भारतीय वायुयान जो भारत में जो वायुयान बनता है इसका उपयोग इंडियन एयरलाइंस जो है, इंडिया की जो अपनी एयरलाइंस है वो करती है, और भारतीय वायुसेना इसी से बना हुआ निर्माण उपयोग सामान को उपयोग करता है। अब हमारा आता है फुटलोज अर्थात तकनीक एवं श्रमिक उद्योग। तीसरा हमारा क्या आता है, फुटलोज। चौथा हमारा आता है फुटलोज अर्थात तकनीकी श्रमिक उद्योग। इसमें सबसे पहला आता है हमारा सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉन उद्योग। सबसे पहला इसमें आता हमारा क्या आता है, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉन की। इस उद्योग को ज्ञान आधारित उद्योग बताया है। सूचना प्रौद्योगिकी जो उद्योग होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्ञान आधारित उद्योग। अगर आपके पास ज्ञान नहीं तो आप इसका यूज नहीं कर सकते हैं। तो इस उद्योग को ज्ञान आधारित उद्योग कहते हैं। इस उद्योग के अंतर्गत आने वाले उत्पाद में ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविजन, टेलीफोन, फ्रीजर या फ्रिज लिख दिया, फ्रीजर, राइडर, कंप्यूटर यंत्र आदि सम्मिलित। कंप्यूटर का सभी यंत्र इसमें शामिल है। किसमें, सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉन में। तो इस उद्योग के अंतर्गत आने वाले जो उत्पाद होते हैं वो ट्रांजिस्टर से लेके आपको टेलीविजन बनाते हैं, टेलीफोन बनाते हैं, पेंजर बनाते हैं, रोडर, कंप्यूटर इत्यादि। इसके जो प्रमुख उत्पादक जो केंद्र है, ये जो सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉन उद्योग है इसका प्रमुख केंद्र है आपका केंद्र बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, कानपुर तथा अन्य लखनऊ राज्य है। बेंगलोर में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहती है। आप भी जानते होंगे कि बेंगलोर को इंजीनियरिंग का वहाँ खान कहा जाता है। बेंगलोर को इंजीनियरिंग, बेंगलोर में खाली इंजीनियरिंग जाते हैं। तो आप सुनने भी होंगे कि इंजीनियरिंग करके बेंगलोर चले जाना। तो बेंगलोर इसलिए चले जाना कि बेंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहते हैं, जिसे सिलिकॉन नगर भी कहता है। बेंगलोर को किसको, बेंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहते हैं। कच्चे माल पर आधारित न होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का स्वच्छ उद्योग होता है। इसी में हमारा था तैयार वस्त्र एवं पोशाक उद्योग। इसी में हमारा क्या आता है, तैयार वस्त्र एवं पोशाक उद्योग। तो इसमें जो है यह उद्योग पूरे देश में फैला हुआ है। रेडी को हम लोग रेडीमेड कपड़ा बोलते हैं। यह उद्योग जो रेडीमेड कपड़ा है यह आपको उद्योग पूरे देश में फैला हुआ है। बड़े केंद्रों में जो ये बड़े केंद्र है उसमें लखनऊ, लुधियाना, कोलकाता, जयपुर, श्रीनगर, चंडीगढ़, सूरत, शाहदरा, मऊ आदि प्रमुख है। बड़े केंद्र जो होते हैं तैयार वस्त्र जो बनता हुआ है हमारा लखनऊ, लुधियाना, कोलकाता, जयपुर, श्रीनगर, चंडीगढ़, सूरत, शाहबाद, मऊ आदि जो ये हमारा प्रमुख है। अब हम लोग तीसरा समझते हैं सौंदर्य प्रसाधन के सौंदर्य। तो इसके अंतर्गत साबुन, तेल, पाउडर, कृत्रिम ज्वेलरी आते हैं। कृत्रिम ज्वेलरी के लिए दिल्ली एवं पश्चिम बंगाल जो है आपका एक महत्वपूर्ण जगह जहाँ से कृत्रिम ज्वेलरी जो आप लोग यूज करते हैं बनता है। कहाँ से, पश्चिम बंगाल से। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आपका इंपॉर्टेंट हुआ है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान। क्या है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान। दोस्तों में कुछ और टाइम लगेगा जिसे हम लोग 5 मिनट और एक्स्ट्रा लगेगा, जिससे हम लोग इस चैप्टर को एंड ही कर देंगे। तो मैं चाहता हूं कि आज की क्लास में हम लोग इस चैप्टर को एंड कर दें। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान। तो किसी भी देश की आर्थिक क्षमता उसके निर्माण उद्योग
के विकास पर मापी जाती है। किसी भी देश की आर्थिक समानता किस पर मानी जाती है? निर्माण उद्योग के विकास पर। सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण उद्योग का योगदान 17% है। जो फिर से बना सके उसमें सकल घरेलू उत्पाद में 17% है। अब आपका एक नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वह हमारा उदारीकरण क्या है। ये आपसे पूछता है कि उदारीकरण क्या है, इसकी परिभाषा को लिखिए। तो उदारीकरण हम लोग किसको बोलेंगे? आप लोगों के चैप्टर में ये क्वेश्चन है, उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? आप लोग इसको इसी परिभाषा में समझे। उदारीकरण से आप क्या समझते हैं या उदारीकरण क्या है? इसमें उद्योगों तथा व्यापार को लालित्यशाही से अनावश्यक प्रतिबंधों से मुक्त करने का अधिकार यह प्रतियोगी बनाता है। इस उद्योग उदारीकरण जो है इसमें क्या होता है? इसमें जो है उद्योग तथा व्यापार को लालित्यशाही से अनावश्यक प्रतिबंधों से मुक्त रखता है। अब हमारा नेक्स्ट है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब समझते हैं, वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? तो देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना हमारा क्या होता है? वैश्वीकरण। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा या आप लोग ये किताब में भी क्वेश्चन है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, तो आप लोग परिभाषा लिखेंगे, देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, अर्थात प्रत्येक देश का अन्य देशों के साथ बिना किसी प्रतिबंध के पूंजी, तकनीक एवं व्यापारिक आदान प्रदान करना ही वैश्वीकरण कहलाता है। मतलब इसमें जो है किसी अन्य देश के बिना प्रतिबंध के पूंजी, तकनीक, व्यापारिक का आदान प्रदान करते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वैश्वीकरण। अब हमारा सेकेंड जो आपको पूछता है वो आपका है निजीकरण से आप क्या समझते हैं या निजीकरण क्या है? तो देश के अधिकतर उद्योग का स्वामित्व, नियंत्रण तथा प्रबंध निजी हाथों में होता है। देश के जो अधिकतर उद्योग होते हैं उसका स्वामित्व जो है वो एक निजी हाथों में या देना निजीकरण कहलाता है। जो देश के जो सारे सामान सब है उसको जो है आपको किसी प्राइवेट आदमी के हाथ में देना जो है ये हमारा क्या कहलाता है? निजीकरण या प्रबंध, उसका सारी चीजों को देख रेख करना ये हमारे किसी निजी हाथ में चला जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं निजीकरण। इसके फलस्वरूप जो है निजीकरण के फलस्वरूप किसी भी काम में सरकारी एकाधार कम या समाप्त हो जाता है। यदि किसी भी चीज को हम लोग किसी को हाथ में दे देते हैं या किसी प्राइवेट हाथ में दे देते हैं तो उसमें सरकार का जो है अधिकार है वह खत्म हो जाता है या कम हो जाता है, वह किसी कम ही चीज में निर्णय ले सकते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? निजीकरण। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी भी चीज को प्राइवेट हाथों में देना हमारा निजीकरण कहलाता है। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक है वह है उद्योगों से उत्पन्न प्रदूषण का प्रभाव। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। उद्योगों से जो हमारा प्रदूषण होता है इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? तो उद्योग से 4 प्रकार के प्रदूषण होते हैं। उद्योग से कितने प्रकार के प्रदूषण होते हैं? 4 प्रकार के। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। ये हमारे उद्योग से होने वाले प्रदूषण थे। अब आपके चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको एग्जाम के बाद भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। तो एक मनुष्य प्रतिदिन 23,000 बार सांस लेता है। एक मनुष्य जो एक दिन में कितनी बार सांस लेता है? 23,000 बार। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी भी और एग्जाम के बाहर भी। तो एक मनुष्य प्रतिदिन 23,000 सांस लेता है। सांस के द्वारा जो है मनुष्य प्रतिदिन 35 गिलन मतलब 16 किलोग्राम ऑक्सीजन वायु का सेवन करता है। ये दोनों आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो पॉइंट है आप लोग याद कर लेंगे। एक मनुष्य प्रतिदिन 23,000 बार सांस लेता है और सांस लेने में प्रतिदिन 25 गिलन मतलब 196 किलोग्राम ऑक्सीजन वायु का सेवन करता है। प्रदूषण फैलाने वाले 5 कारक होने वाले उद्योग, मतलब प्रदूषण फैलाने से क्या सब प्रॉब्लम होते हैं? तो चर्म उद्योग, तेल शोधक उद्योग, ये सब जो उद्योग है इससे ज्यादा मात्रा में प्रदूषण फैलता है। डीजल कोयला आधारित उद्योग, धातु उद्योग, पेपर उद्योग, ये सभी ज्यादा प्रदूषण फैलाता है। उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है भोपाल गैस त्रासदी की घटना 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। भोपाल में जो आपकी गैस त्रासदी हुई थी जिसमें बहुत सारे लोग, जिसमें कम से कम जो है आपके मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जो है आपका मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जो इसमें आपको 500 से अधिक लोगों की मौत हुई थी भोपाल गैस त्रासदी में। तो ये घटना कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को। आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब हुई था, तो आप बताइएगा 3 दिसंबर 1984 को। क्यों? क्योंकि एक कीटनाशक बनाने वाली जो कंपनी थी उससे यूनियन कार्बाइड नामक जो पदार्थ है वो निकल गया था, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। मिट्टी तथा भूमि प्रदूषण को रोकने वाले किन है? तो विभिन्न स्थानों पर कूड़ा कचरा जमा करना, कूड़े कचरों का निपटान या भूमि सड़क भरकर करना। तो हम अपने आज की क्लास को यही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिए। साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उससे भी आपको इस चैप्टर की जानकारी मिल सके।
और जो स्टूडेंट क्लास को किए हैं वो नीचे कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं उसको PDF भेज सकूं। तो चलते हैं, मिलते हैं कल के सुबह में 8 बजे क्लास में, तब तक के लिए बाय।